हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग अभी जो है इस चैनल पर दो सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई हैं। एक सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए, दूसरी सीजीपी पेपर 2 के लिए। ठीक है, देखिए सीडीपी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। अब आप पूछेंगे कि फ़र्क किसका रहता है, तो फ़र्क रहता है आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, जो 6 to 8 यानी कि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अप रहता है पेपर 1 के कंपैरिजन में। पेपर 2 के अगर आप क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पाते हैं, उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन पेपर 1 की प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। पेपर 1 के सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है और आज इसी सीरीज में हमारी क्लास नंबर 4 है। ये 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है। देखिए सीडीपी पेपर 2 सीटेट जनवरी 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें जितनी भी क्लासेस आपकी सीडीपी की हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एंड ऐसे ही मैंने मैथ्स पेपर 2 की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे फिर से आज आपके 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हो सकता है 30 से 2-4 कम हो जाए, बाकी कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस कर लिए जाएँ और कम टाइम में अच्छा कंटेंट जो है हम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से वह उदाहरण चुनिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। यानी कि इनमें से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इंटरनल मोटिवेशन को शो कर रहा है। तो देखिए दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक आपका इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा आपका एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जो हमारे खुद से अंदर से आती है। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है कि हम किसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि अगर टीचर ने आपसे बोल दिया कि आप ये वाला एक चैप्टर जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को कल याद करके आएंगे उनको जो है टॉफ़ी या चॉकलेट दी जाएगी, है ना, या फिर उनको ट्रॉफ़ी दी जाएगी। ठीक है, या फिर उनको कोई गिफ्ट दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपको जो मोटिवेशन है, आप यानी उस चैप्टर को याद करके आएंगे। क्यों याद करके आएंगे, क्योंकि आपको वो चॉकलेट लेनी है या आपको वो ट्रॉफ़ी पानी है, आपको वो गिफ्ट चाहिए, है ना। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। और आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे ये चैप्टर लर्न करना है जिससे मैं इंटेलिजेंट बन पाऊँ, मैं होशियार बन पाऊँ, मैं आगे चल के इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो दैट इज़ योर इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसमें देखते हैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके, तो बिल्कुल गलत। रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। ग्रेडिंग वगैरह के लिए पढ़ना ये हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता है, ये एक्सटर्नल होता है। वो इसलिए पढ़ रही है क्योंकि उसे फर्स्ट रैंक प्राप्त हो, है ना। रानी सजा से यानी कि उसको पनिशमेंट ना मिले इसीलिए वो होमवर्क कर रही है, तो ये भी आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है। उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध कर रही है, रिसर्च कर रही है क्योंकि इस विषय में उसका इंटरेस्ट है, यानी खुद का उसका इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये उसकी क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शा रहा है। क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी से। कथन क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में बच्चों को आपसी अंतः क्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे, यानी कि उनको जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तर्क क्या है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। वाइगोत्स्की किस किस पर जो है फोकस करते हैं, मैंने आपको बताया था। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एस से मतलब है आपका सोसाइटी, सी से मतलब है आपका कल्चर यानी कि संस्कृति, और एल से मतलब है आपका लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो आधारित है कि कक्षा में बच्चे जो हैं आप आपस में इंटरेक्शन करके, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने को उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और तर्क क्या करें, ऐसा इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि जो सीखना है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या आप जो है बिना खुद से ही अकेले पढ़ सकते हैं? ठीक है, देखिए अभी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अभी मैं कह सकती हूँ, लेकिन अभी भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो है एक टीचर की आवश्यकता होती है। कुछ हमारे साथ जो पीयर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं हम, है ना। तो ये क्या है, एक सोशल यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी यानी कि रोशनी कोई टीचर है, ठीक है, विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन यानी कि थिंकिंग करने के लिए मोटिवेट करती हैं कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को यानी कौन सी स्किल को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्मरण का मतलब होता है रिकॉल करना चीज़ों को, ठीक है, और रटने का मतलब तो आप यहाँ समझ रहे होंगे, रटना तो यहाँ हो ही नहीं सकता। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना, तो यहाँ बच्चे कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है अपने खुद के बारे में ही चिंतन करते हैं, अपनी सोच के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पर वो कह रही है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। तो बच्चे जो है अपने खुद के बारे में सोचेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यानी कि ये 3 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा जो हमारा जो ज्ञान है उसका जब कंस्ट्रक्शन होता है, उसका निर्माण होता है, तो वो किन किन चीज़ों से होता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस शामिल होती है। तो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन होता है, हम किसी न किसी के थ्रू जो है ये क्रियाएँ करते हैं, ज्ञान लेते हैं, है ना। अन्वेषण व खोज, हम उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कोई खोज करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या ये सही है गलत है, ठीक है, तो वो खोज हो गया एक तरीके से। पूर्व ज्ञान का संगठन, पुनर्संगठन, यानी कि हम जो सीखते हैं उसके बारे में हम पहले से भी कुछ ना कुछ जानते हैं, तो उसमें पूर्व ज्ञान का हम संगठन करते हैं। तीनों ही चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है, यानी कि एक्टिव तरीके से किसी चीज़ में जुड़ना, उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूछताछ और जांच। जब देखिए आप खुद से जब किसी चीज़ को करोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप इसका मतलब आप उस चीज़ में एक्टिव हैं, तभी तो आप उस चीज़ को खुद से कर रहे हैं ना। तो पूछताछ यानी कि इंक्वायरी और जो है आपका जाँच, ये दोनों ही आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता यहाँ पर क्या है वो आपको बतानी है, यानी कि क्रिएटिविटी की आपको एक स्पेशल जो है यहाँ पर विशेषता बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका, अपसारी सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। रचनात्मकता आपकी जो है डायरेक्ट अपसारी सोच से जुड़ी हुई होती है। देखिए अपसारी सोच का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, ठीक है। अभिसारी सोच का मतलब है कि आप किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर रुके हुए हैं, आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया, बस आप उसी फॉर्मूले पर रुके हुए हैं। लेकिन अपसारी सोच का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें, ये ऐसा क्यों आया, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है या फिर इस तरीके से भी हो सकता था। तो डिफरेंट तरीके से सोचना, ये आपका अपसारी सोच कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिविटी का मतलब भी यही होता है, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वह विद्यार्थी जिनमें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बताया है, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से तो छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताब का प्रयोग। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, जब बच्चों को देखने में ही प्रॉब्लम होगी तो क्या वो यहाँ पर जो है जो पिक्चर्स या चित्र है उनको देख पाएंगे। छोटे अक्षर जब होंगे, छोटे अक्षर को कैसे देख पाएंगे वो, है आपको बताइए। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार का प्रयोग हो, यानी कि ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसको स्पर्श, यानी जो देख नहीं सकते हैं वो छू करके चीज़ों को बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर किसी चीज़ में उभार होगा, जैसे कि ब्रेल लिपि आपने पढ़ी होगी, जो स्टूडेंट देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि लाई गई थी, तो उसमें कुछ डॉट्स होती हैं, वो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो उनको टच करके यानी कि स्पर्श करके पहचान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या करता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं निजी संवाद क्या होता है। निजी का मतलब हो गया अपना, संवाद का मतलब हो गया बातें करना, ठीक है, खुद से ही बातें करना, ठीक है, खुद से ही बातें करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो आपने देखा होगा कि खुद से ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, और उस चीज़ में मान लीजिए कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं और खुद से ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम जो है मन में खुद से बातें करने लग जाते हैं। तो इस तरीके का प्राइवेट स्पीच वो होता है जिसमें या तो हम बोल करके खुद से बातें कर रहे होते हैं या हम अपने मन में चुपचाप रह करके खुद से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि इससे हमारी जो सोच है वो काफ़ी व्यवस्थित होती है, नियंत्रित होती है, और हमारी जो मेंटल प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करती है वो आपको बताना है। तो बाल केंद्रित का मतलब है बच्चों के अकॉर्डिंग जो क्लास चल रही हो, जिसमें बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हों, ठीक है, जिसमें बच्चे एक्टिव हों, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्लास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है इसमें टीचर, ठीक है, यानी कि हर एक स्टूडेंट पर जो है इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, यानी कि जो वाइगोत्स्की हैं वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट को किस प्रकार देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक और भाषा पर आधारित। इनका मानना था कि जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, जो हमारे मानसिक विकास है, वो समाज और भाषा पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो इसके लिए आपको कथन को पढ़ना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से क्या परे है लेकिन जो वो समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बच्चे जो है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट किया जाए तो वो आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर करेक्ट है। इसके लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक टर्म दिया था, ZPD, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। पूछी गई है इसलिए याद रखना, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
इसका मतलब यही होता है कि आप मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक साइकिल का एग्जांपल देती हूँ जो मोस्टली दिया जाता है, ठीक है, कि एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो कैसे सीख रहा है, अभी वो जो है उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन उसके फादर जो है उसको सपोर्ट करते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप तुम चलाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, पीछे से पकड़ा हूँ तो आपको गिरने नहीं दूंगा, ठीक है, तो वो साइकिल चलाएगा। आप लोगों ने भी इस तरीके से साइकिल आई होप कि सीखी होगी, है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो उसको ऐसे करके सिखाते हैं तो एक टाइम बाद जो फादर हैं वो हट जाते हैं, फिर भी वो साइकिल चलाना सीख जाता है, ठीक है। यानी कि वो पहले नहीं जानता था, किसी के सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, उनको समर्थन मिला, उसको सपोर्ट मिला, उसके बाद वो साइकिल चलाना सीख गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल इनकी एक स्टेज है। लोरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसमें एक स्टेज आती है इन्हीं की, जिन्होंने 6 स्टेज दी थी, ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की, गुड बॉय और गुड गर्ल की। तो इसकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। यानी कि देखिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की यहीं से आप बता सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को जो है इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, जिससे हमें वो क्या कहें, अच्छा लड़का कहें कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है ना। तो गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की चाह में हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, जिससे वो हमें ये कहें कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है या ये लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित यानी कि फैसिलिटेट करने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, देखिए अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है ना, ये पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप दूसरे वाले के थ्रू भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि लेव वाइगोत्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ये मानते हैं कि बच्चे को अगर भाषा आ रही है तो उसी से उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में तो भाषा आना है, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो ये मानते हैं कि क्रियाएं करना यानी कि एक्टिविटी करने से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो ये जो वाइगोत्स्की थे, जीन पियाजे थे, इनका अलग अलग मानना है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है। बाकी इनाम सजा इनाम ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना होता है, ना ही रिवॉर्ड देना होता है। कोई भी क्वेश्चन में ये वर्ड आपको दिख जाए ना, बिल्कुल वो आंसर आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय क्या करता है, खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये हमारा होता है वस्तु स्थायित्व का गुण, जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, और ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई कि कौन सी थ्योरी में कौन सा गुण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के संवेगात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की फीलिंग्स यानी कि भावनाएं। तो ऑब्वियसली भावनाओं, फीलिंग्स की बात हो रही है, संवेगात्मक घटक की बात हो रही है, तो हमारा इसमें कौन सा आएगा, संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। आई होप कि ये तो किसी ने गलत नहीं किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। यानी कि बच्चे जब सीखते हैं, ऑब्वियसली जब हम सीखते हैं तो ऑब्वियसली हम मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हम किसी चीज़ को एक ही बार में सीख जाएंगे, ठीक है। तो उन गलतियों के बारे में क्या करना चाहिए एक टीचर को, उसके बारे में आपको बताना है। तो उन्हें नज़रअंदाज, देखिए बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, बच्चों की कोई भी चीज़ हो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सज़ा, देखिए पनिशमेंट तो देना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नकारात्मक, देखिए नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है, ठीक है। पुनर्वलन का मतलब होता है फीडबैक देना। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको सोचनी चाहिए कि किस तरीके से जो है आप बच्चों में मेंटली कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती हैं, ठीक है, जिससे वो सोचने विचारने लग जाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है, यानी कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो विविध पृष्ठभूमि आई होप समझ गए होंगे, एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स, तरीका नहीं बोलूँगी मैं, ऐसा बोलूँगी जैसे कि हर एक स्टूडेंट की जो है लर्निंग स्पीड अलग होती है, हर एक स्टूडेंट जो है अलग अलग फैमिली से आया हुआ होता है, उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति, भाषा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, वही हमारी होती है विविध पृष्ठभूमि, ठीक है। तो
इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। ये जब बच्चे खुद करेंगे तब वो क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे, क्योंकि बच्चों से आप जब उनके बारे में शेयर करने के लिए बोलते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर बात करो, शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को लेना चाहिए, तो केवल वर्ड आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले, यानी कि जो इफेक्टिव सोसाइटी होती है वहाँ से आने वाले बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सारे बच्चों पर ध्यान देना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर। शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत बात। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको केवल शब्द दिखाई दे जाए ना कि केवल इसी चीज़ को करना चाहिए, तो वो आपका हमेशा गलत होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे जो है इंक्लूजन को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब है कि हर एक बच्चे को जो है एक समान मानना, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिकली उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, ठीक है, चाहे उसके अंदर किसी चीज़ को सीखने की क्षमता हो ना हो, हर एक बच्चे को एक जैसा समझा जाता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए, लचीला समूहन यानी कि डाइवर्स फ्लेक्सिबल होना हर बच्चे के लिए, एक प्रॉपर एडजस्टमेंट होना, समायोजन होना, विभेदित निर्देश देना। देखिए, अलग अलग फील्ड से लोग आए हुए होते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो अलग अलग निर्देश जो है अलग अलग डिफरेंट जब उनको निर्देश दिए जाएंगे तो वो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, नामीकरण और पृथक्कीकरण। यानी कि बच्चों को हमें नामीकरण नहीं करना है कि ये वाले बच्चे ज़्यादा होशियार हैं, ये वाले बच्चे बहुत बेकार हैं पढ़ने में, ये वाले और भी ज़्यादा अच्छे हैं, या उनका सेग्रीगेशन नहीं करना है कि होशियार बच्चों को अलग बिठा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या कह रहा है, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। यानी कि जो टीचर है उसको ये मानना चाहिए कि चाहे वो जेंडर का मतलब है चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, ठीक है, दोनों में ही तार्किक यानी कि लॉजिकल, गणितज्ञ और भाषाई कौशल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां मैथ्स नहीं सीख सकती, उनके अंदर ये स्किल नहीं है, ठीक है। ऐसा शिक्षिका को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अब तर्क क्या कह रहा है कि लिंग एक सामाजिक संरचना, यानी कि जेंडर जो है वो क्या है, एक सामाजिक संरचना, यानी कि हमारा बनाया हुआ है कि लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। लड़के लड़कियों का काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी लड़कों का काम कर सकती हैं। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, कथन भी तर्क भी, और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 जनवरी CDP पेपर 2 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।